हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। इतिहास इस तथ्य को स्पष्ट उजागर करता है कि विश्व में साम्राज्य बनाते और विनष्ट होते रहे हैं और उनके निर्माण और विनाश में युद्ध निर्णय भूमिका निभाते हैं। यही बात तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी के लिए कही जा सकती है। इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी वीरता, स्वामी भक्ति तथा कूटनीति से अपने स्वामी गौरी को अस्वस्थ कर दिया था। 1192 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को गजनी बुलाया। ऐबक गजनी में 6 महीने रुका और इस अंतराल में ऐबक ने अपने स्वामी के साथ कन्नौज विजय की योजना बना डाली। योजना के अनुसार 1194 ईस्वी में उन्होंने जयचंद गढ़वाल को जयचंद के युद्ध में परास्त कर उसे ठिकाने लगा दिया। गजनी लौटते समय मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारत का प्रतिनिधित्व सौंप दिया। उसके माध्यम से ही भारत में मामलुक तुर्की की सत्ता स्थापित हुई। भाई, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इतिहासकार ABM हबीबुल्लाह ने भी उन्हें मामलुक तुर्क लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय इतिहास में वंश को सामान्यतः गुलाम राजवंश के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस राजवंश के 9 शासकों में केवल 3 कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश तथा बलबन ने अपना राजनीतिक जीवन गुलामों की हैसियत से आरंभ किया था। शेष 6 सुल्तान स्वतंत्र थे। 3 सुल्तानों में भी ऐबक ही ऐसा सुल्तान था जो 10 मुक्त के उपरांत सुल्तान बना था। इल्तुतमिश व बलबन सुल्तान बनने से पूर्व ही दस्ता से मुक्त हो चुके थे। इन सुल्तानों में से किसी से भी दस्ता की अवस्था में राजसी पदक प्राप्त नहीं गया था। इसलिए इन तमाम सुल्तानों की श्रेणी को गुलाम शासकों की श्रेणी में गिनना उपयुक्त नहीं है। गुलाम शब्द सलेफ का रूपांतर है जिसका अर्थ है लंबी गुलामी, यानी लंबे समय तक जो व्यक्ति अपने स्वामी के कठोर नियंत्रण में रखते हुए दयनीय जीवन व्यतीत करे। यह बात हम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ नहीं पाते। कुतुबुद्दीन तुर्की का निवासी था। उसके पिता की आर्थिक अवस्था दयनीय थी, अतः उसने अपने पुत्र को बिसपुर के कजी फखरुद्दीन अबुल अजीज कूफी को बेच दिया। इस प्रकार ऐबक दस्ता का जीवन व्यतीत करने लगा। ऐबक ने अपनी प्रतिज्ञा व कुछ ग्रंथि से काजी का दिल जीत लिया। काजी ने उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की। काजी की अनुकंपा से उसने घुड़सवारी, रण विद्या तथा तीरंदाजी में अच्छे दक्षता पा ली थी। काजी की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी उसी गजनी ले आया और गजनी के बाजार में मानवापराखी मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। सुल्तान के दस्ता में आते ही गुलाम ऐबक का भाग्य चमक उठा। उसकी स्वामी भक्ति से रिझकर गौरी ने प्रथम उसे आखुर घुड़सवारों का अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किया। तराइन के युद्धों में वह अपने स्वामी के साथ था। उसकी वीरता से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे भारत से गजनी लौटते समय पंजाब और अंतर्वेद का हाकिम नियुक्त किया था। स्वामी की अनुपस्थिति में उसने अजमेर पर गौरी का प्रभुत्व बनाए रखा। सैनिक अभियानों
में उसकी रणकुशलता को देखकर गौरी ने उसे अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। खोखरों को परास्त करा। 1206 ईस्वी में जब गौरी गजनी लौट रहा था तब उसे मालिक व वली अहद उत्तराधिकारी की पदवियों से अलंकृत किया था। गौरी की सेना में सेनापति था। भारत में गौरी के साम्राज्य में वह वायसराय बनाकर रहा और 1206 ईस्वी में गौरी के मरने पर ऐबक भारत का सुल्तान बना। अतः देखा जाए तो ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक मानने से अधिक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाना चाहिए। मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार कर सुल्तान के सारे प्रतीक भेज दिए। 1208 ईस्वी में खलीफा ने भी ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर लिया। भाई वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप लोग के समझ में आएगा, वरना आप लोग के समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छी कहानी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब आइए पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। मोहम्मद गौरी अपनी आकस्मिक मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी के कारण अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सका था। उसके कोई पुत्र भी नहीं था। ऐसी अवस्था में वह अपने गुलामों पर ही विश्वास करता था। मिनहज सीरज के अनुसार उसने एक बार स्पष्ट भी कर दिया था कि मेरे उपरांत मेरे 10 ही उत्तराधिकारी होंगे और मैं अपने राज्यों के खुताबों में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार मोहम्मद गौरी की यह इच्छा थी कि भारत में उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बने, क्योंकि 1206 ईस्वी में उसने उसे नियुक्ति रूप से अपना प्रतिनिधि नियुक्ति करा। मालिक को उपदेश से विभूषित कर दिया था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु का समाचार ज्ञात हुआ तो लाहौर के नगरों ने कुतुबुद्दीन को राजशक्ति धारण करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ऐबक एक शक्तिशाली व योग्य व्यक्ति हैं। शासक के रूप में ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का एक वीर कर्मठ एवं योद्धा सेनानायक था। उसने उत्तरी भारत की विजय में मोहम्मद गौरी की अपूर्व सहायता की और पहले स्वतंत्र तुर्की वंश की स्थापना की। उसने केवल 4 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि में उसने किसी नए क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान कानून और व्यवस्था स्थापित करने में लगाया और अपने अधिकृत क्षेत्र की सेना को सुदृढ़ किया। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में अव्यवस्थित तुर्की राज्य की पृथक पहचान स्थापित करना था, जिसका अस्तित्व उसकी सेना शक्ति और उसकी निश्चित सीमाओं के निर्धारण पर निर्भर था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने स्वयं को मध्य एशियाई राजनीति से अलग रखा। इतिहासकार ताजुल मसीर ने उसके शासन के विषय में लिखा है कि देश का राज प्रबंध अच्छा था, देश में शांति थी और सब लोग बड़े सुखी थे। सबके साथ न्याय का व्यवहार किया जाता था। ताजुल मसीर ऐबक से इतना प्रसन्न था कि उसने उसके शासक की प्रशंसा में यही तक लिखा है कि उसके शासन में शेर व बकरी एक घाट पर ही पानी पीते थे। कुतुबुद्दीन को सबसे अधिक संकट मध्य एशिया की ओर से था। खरीज्मा के शह की दृष्टि गजनी व दिल्ली दोनों पर थी। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम खरीज्मा के शह को ऐसी स्थिति में ला दिया था कि वह गजनी और दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर सके। कुतुब तथा यल्दोजो ये दोनों इसके प्रतिद्वंदी थे। कुबुच तो वैवाहिक संबंधों के उपरांत शांत हो गया था। गजनी की खाली गद्दी भी कुतुबुद्दीन के लिए समस्या मूलक बन गई।
आपने प्रतिनिधित्व को समाप्त करके उसने अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। अतः अब उसने उन विद्रोह राजपूतों नरेशों का विरुद्ध अभियान किए जिन्होंने गौरी मृत्यु से उपंक्त स्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। ग्वालियर और कालिंजर हाथ से निकाले गए थे। बदायूं और फर्रुखाबाद से भी तुर्कों को निकाल दिया गया था। इन राज्यों ने अब कर देना भी बंद कर दिया था। ऐबक ने बदायूं के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करके उसी कर देने के लिए बाध्य किया और इल्तुतमिश को वहाँ नियुक्त किया। आपने अल्पकाल में भी उसका जीवन संघर्ष ही रहा, परंतु संघर्ष की घोड़ियों में भी वह अपने दैनिक जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देता था। नवंबर 1210 में वह एक दिन लाहौर में चौगन पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसकी मृत्यु के संदर्भ में मिन्हाज उस सीरज ने अपनी पुस्तक तबक़ते नसरी में लिखा है, कुतुबुद्दीन के युद्ध कौशल व विजेता होने में तो किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। वास्तव में भारत में उसने अपने स्वामी गौरी से भी अधिक सैनिक अभियानों में भाग लिया और लगभग सभी में सफलता प्राप्त की, परंतु वह एक विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। अपनी कूटनीति व निडरता के कारण ही ऐबक भारत में तुर्की राज्य की रक्षा कर सका और स्वयं को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ। उसने शासक योग्यता व न्याय निष्पक्षता से किया। वह प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था, परंतु ऐबक ने न तो प्रशासन में कोई नवीन नीति का निर्माण किया और न ही कोई नवीन सुधार ही किए। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भले ही अपने शासनकाल की शुरुआत एक गुलाम के रूप में की, परंतु 1208 ईस्वी में उसे दस्ता से मुक्ति मिल गई थी। अतः उसे पूर्णतः गुलाम शासक कहना उचित नहीं होगा, अपितु इसे मामूल शासक कहना अधिक उचित होता है। उसका दुर्भाग्य ही था कि वह शासक बनने के पश्चात अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका। संभवतः यही कारण है कि वह अपने साम्राज्य न तो अधिक विस्तार ही कर पाया और न ही वह अपने साम्राज्य के वास्तविक स्थापत्य की तरफ अधिक ध्यान दे पाया। यही कारण रहा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक कुशल योद्धा में गुलाम वंश मामूल वंश के संस्थापक के रूप में अधिक पढ़ा जाता है, न कि एक कुशल व साम्राज्यवादी शासक के रूप में। ऐबक की दानशीलता के कारण इतिहासकार मिन्हाज ने ऐबक को हतीम द्वितीय की संज्ञा प्रदान की है। भाइयों, अब मैं अगर ये चैप्टर भी पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट अपने दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसी में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक प्यारा सा लाइक करो और मुझे एक कमेंट करो। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।